मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में एआई का क्या महत्व होता है। आज हम जैसे ग्रीन एनर्जी या बायोफ्यूल या कार्बन क्रेडिट, वेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या सस्टेनेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, तो उसमें एआई का बहुत बड़ा महत्व होने वाला है। आज हम लगभग 1200 तहसील, 7000 एमबीपी के माध्यम से हम जो 100 करोड़ का बिजनेस प्रत्येक जो है ना, 5000 परिवार पे जो करने जा रहे हैं, उसको डाटा कलेक्ट करना, डे टू डे जो है ना एमआईएस डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये बेगर एआई की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो एआई का फ्यूचर में बहुत बड़ा महत्व है। खास करके जो है ना, हम जो जिस फील्ड में जा रहे हैं, अनेकों फील्ड में जा रहे हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। और ये एक छोटा सा संक्षेप में ही है, इसका विस्तारित रूप जो है ना, ये अलग है। लेकिन उस छोटे से स्वरूप को संपूर्णता का जो बोध कराने के लिए मैं आप सब लोग की इजाजत से संतराम गेट को इन्वाइट करना चाहूंगा। ओवर टू यू संतराम जी। धन्यवाद राजेश जी, अ, मुझे इनवाइट करने के लिए। साथियों नमस्कार। एमसिल के इस संडे वेबिनार के प्लेटफॉर्म में सेशन नंबर 36 में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है उसका इंट्रोडक्शन राजेश जी ने ऑलरेडी दे दिया है। तो प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में तो एआई का महत्व है ही है, लेकिन हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रहे हैं, चाहे वो एमसिल का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस का प्लेटफॉर्म हो, लाइफ में किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी टाइप का संगठन हो, वहां पे आजकल एआई का यूज करना अनिवार्य हो चुका है। अगर नहीं करते हैं तो दुनिया के पीछे पड़ जाओगे, ये निश्चित है। लेकिन किस लिमिट तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसकी बाउंड्रीज क्या है और किस तरह से हमें जाना चाहिए, इसका ही हम एक संक्षिप्त रूप में आज चर्चा करेंगे। तो देखते इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि हम इस विषय को कैसे समझ सकते हैं और कैसे आगे जा सकते हैं। आज का जो विषय है उसका टाइटल है एक्सेलेंस इन सस्टेनेबिलिटी विथ ह्यूमन एंड एआई। आज तक जो हमारा इंटेलिजेंस है या नेचुरल इंटेलिजेंस है, जिसको एनआई हम कह सकते हैं, और एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमने ही बनाया है। लेकिन हमने जो बनाया है, जैसे हमें भूलने की भी आदत है, और वो भूलने की आदत हमारी सबसे बड़ी गुण भी है, वरदान भी है। क्योंकि अगर हम कुछ चीजें नहीं भूलते तो हम जी नहीं पाएंगे। ये भगवान को पता था, इसलिए हमारा सॉफ्टवेयर वैसे बनाया है। लेकिन आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भूलता नहीं। एक साथ हमने स्टोर करके रखी, उसको कमांड देके रखी, क्योंकि एक मशीन है, मानव द्वारा ही निर्मित मशीन है। तो दोनों का यूज एक साथ करके हम जो भी हमारे आउटपुट है, बिजनेस के जो गोल्स है, वो कैसे अचीव कर सकते हैं और एक्सलेंट तरीके से कैसे अचीव कर सकते हैं, ये हमें देखना है। क्योंकि खाली मानवीय बुद्धिमत्ता से हम यहाँ तक आए हैं, और हमारी जो सिविलाइजेशन की ग्रोथ है, टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ है, पिछले हजारों साल से अगर देखी जाए, जो 1000 साल में नहीं हुआ वो 100 साल में हुआ, जो 100 साल में नहीं हुआ वो 20 साल में हुआ। जो 20 साल में जो एक्सेलेंस था, वो करीब 5 साल में हुआ। 5 साल में आज हम देख रहे हैं कि 5 साल का डेवलपमेंट एक साल में ही नहीं, एक एक महीने में हुआ। और एआई की मदद में हर महीने में कुछ डेवलपमेंट या हर दिन में कुछ डेवलपमेंट हो रही है। तो इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है, हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से है। लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस भी है, उसके कुछ ड्रॉबैक भी है, तो वो भी हमें समझना पड़ेगा। अगर इस विषय के बारे में अगर बोलना है, तो इस विषय में हम कैसे आगे जा सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके, डेटा का एक पर्टिकुलर या एक अच्छी तरह से यूज करके, और हरित हमारी धरा को कैसे बना सकते हैं, यह सब सोच के हम उत्कृष्टता या एक्सेलेंस की तरफ हम जा सकते हैं। तो देखते हैं, आज का जो विषय है ये महत्वपूर्ण क्यों है। हमें पता है, आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे साथ बहुत बड़े चैलेंजेस है। जलवायु संकट है। जैसे श्याम सर हमेशा बोलते हैं कि पृथ्वी का जो या हमारा एनवायरनमेंट का जो तापमान है, 1.5 डिग्री से अगर ज्यादा बढ़ गया तो हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। संसाधन है हमारी बहुत लिमिटेड है।
क्योंकि संसाधनों को हमने सही तरह से यूज अगर नहीं किया तो हमें भविष्य में निश्चित तरह से प्रॉब्लम आने वाली है। ईएसजी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सेशन लिया है, आप भी जानते होंगे। तो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, इसकी सभी देशों में लगभग गाइडलाइंस आई है, और भारत देश जो भी हमारा 2047 का टारगेट है नेट जीरो का, उसको लेके बहुत सारी गाइडलाइंस हमने बनाई है। और हमारा जो सेंट्रल बॉडी है, जो भी हम एनवायरमेंटल रिलेटेड चीजें करते हैं उसका ईएसजी ऑडिट होता है। और इसके तहत बहुत सारी गाइडलाइन होती है, वो भी आज उद्योगों को फॉलो करनी पड़ रही है। इसलिए उद्योगों के ऊपर भी दबाव है इन चीजों का। इसलिए राइट टाइम पे राइट चीजों को पता लगना और उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नीति और नियमन, जैसे मैंने बात किया कि ईएसजी के बारे में भी गाइडलाइंस चालू की है। कार्बन टैक्स लागू हो चुका है, मतलब जो भी लोग पोल्यूशन करते हैं उनको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। और वो कलेक्टेड कार्बन टैक्स कहाँ यूज होगा, तो कार्बन क्रेडिट देने में। जो लोग ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन निगेटिव कर रहे हैं या न्यूट्रल कर रहे हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए उनको कार्बन क्रेडिट के रूप में ये अ, जो भी है टैक्सेशन से कलेक्ट किया हुआ पैसा, वो उनको दिया जाता है। तो स्थिरता या शाश्वतता या सस्टेनेबिलिटी, इसकी आज हमारे साथ चुनौतियां क्या है? तो चुनौतियां ये है कि हमारे इमिशंस कंटिन्यूअस बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा कुछ नहीं होता। आज लगभग 20 लाख टन कोयला, खदान से निकला हुआ कोयला हम जला रहे हैं। भले हम शिफ्ट हो चुके अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी में बायोफ्यूल्स है, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं है। हमें तेजी से आगे जाना पड़ेगा, तो तभी हम इमिशंस कम कर सकते हैं। कचरे का संकट, कोई भी शहर के आजू बाजू में देखो, कहीं तो कचरा छुपाना पड़ता है। छुपाया भी तो उसकी गंदगी बहुत है, और उसके परिणाम इतने भयंकर होने वाले हैं कि लगभग 2050 तक 3.4 अरब टन कचरा प्रतिदिन तैयार होने वाला है। इस अगर अभी से ही नई जगह, तो इसका प्रबंधन कैसे हो पाएगा? आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता, मतलब हमारी सप्लाई चेन है। आज सप्लाई चेन हमारी लोकल नहीं रही, वो वैश्विक बन चुकी है। जैसे हार्मोज, ये शब्द आपने हर रोज आज के दिनों में सुना होगा कि जो भी ऑयल आता है एक सप्लाई चेन का ही पार्ट है, और जिसके लिए जहाज अड़ाए जाते हैं या बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे है। ऐसे अनेक श्रृंखला है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। डेटा अंतराल, सही डेटा नहीं होने की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको निर्णय लेने में विलंब हो जाता है, और जो भी नीतियां है, जो भी गोल्स है, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चुनौतियां है। तो अगर इसको अगर टैकल करना है, तो हमें क्या चाहिए? पारंपरिक दृष्टिकोण हमारा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम उसमें मैन्युअल डेटा संग्रहण करते हैं। और पूर्वानुमान जो शक्ति होती है हमारी, वो पूर्वानुमान की जो जो भी शक्ति है, वो लिमिटेड होती है। उसके बाद जो भी हमारी लागत है उसकी परिचालन की, वो परिचालन की जो लागत है वो ज्यादा होती है। और निर्णय पूरे मानवीय इमोशंस के ऊपर या मानवीय जो समझ है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इसमें डेफिनेटली कुछ कमियां रह जाती है। आज का जो हमारा दृष्टिकोण है, खाली मानवीय नहीं, खाली एआई भी नहीं, क्योंकि एआई भी परिपूर्ण नहीं है, लेकिन लगभग लगभग 80-85% तक सही यूज निर्णय लेने में हम एआई का कर सकते हैं। जिसके वजह से हम रियल टाइम डेटा का स्वचालन, मतलब ऑटोमेशन कर सकते हैं। सटीक भविष्यवाणी, मतलब बेस्ड ऑन डेटा हम सटीक उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। लागत जो आ गई, हमारे एक्सपेंसेस जो हो गए, उसमें 30-50% कमी आएगी। तो डेफिनेटली हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। और निष्पक्ष निर्णय, मतलब कोई भी बायस निर्णय नहीं होगा। जो भी निर्णय लिए लिए जाएंगे वो डेटा आधारित होंगे, इसलिए बायस की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये जो निर्णय लेने की बुद्धिमत्ता है, वो एक संयुक्त बुद्धिमत्ता होगी। आ, मानव में जो गुण है, नैतिकता, रचनात्मक का नेतृत्व, ये भी जरूरी है। जिसके बाद एआई के बाद जो गुण है, आ, सटीक डाटा का विश्लेषण करके पूरे पूरे अनुमान लगाना और ऑटोमेशन में जाना। तो ये दोनों भी गुण अगर एक साथ जाते हैं तो एक संयुक्त बुद्धिमत्ता तैयार होती है।
जिसका बहुत सही तरीके से यूज हम कर सकते हैं, जिसके जो पैरामीटर्स है या फैसेट्स है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सहयोगी जो बुद्धिमत्ता है, ये क्या करते हैं, तो एक दूसरे की जो कमियां है, जैसे हम बोलते हैं ना कि टीम्स में हम बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, एक दूसरे की बुद्धिमत्ता के साथ, एक दूसरे के आइडिया के साथ हम जा सकते हैं और एक दूसरे की पूरी कमियों को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह सहयोगी बुद्धिमत्ता का काम होता है। निर्णय जो होते हैं संवर्धित होते हैं, क्योंकि सटीक डेटा होता है और निष्पक्ष परिणाम होते हैं। और एआई ऑटोमेशन की वजह से 24/7 हम काम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज हम कर सकते हैं। इसलिए जो ऑटोमेशन है, एआई सहायता का संचालन संचालन है, वो दिन रात आपके लिए काम कर सकता है। और इकोसिस्टम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो समग्र जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लॉन्ग टर्म के लिए हम डेटा संगठन करके सिस्टम लगा के एक समग्र दृष्टिकोण से एक शाश्वतता के तरफ या सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं। ये है इसके जो हमने विषय छेड़ा है आज या डिस्कस कर रहे हैं, उसके अ, एक फैसेट्स है, अलग अलग मतलब गुणधर्म है। अब देखते हैं खाली मानवीय बुद्धिमत्ता की जो अनूठी ताकत है क्या क्या है। सहानुभूति और नैतिकता, लोगों को समझना, उनको भावनाओं को समझना, स्थल स्थल रूप या जो भी है जिस कंडीशन रूप, नैतिकता से उनके बारे में निर्णय लेना और सामाजिक जिम्मेदारी लेना। नवाचार इनोवेशन करने की क्षमता मानवीय बुद्धिमत्ता में है। नए विचार प्रकट करने की बुद्धिमत्ता है। आर्टिस्टिक माइंड सेटअप होता है मानवीय बुद्धिमत्ता का। रणनीतिक दृष्टिकोण से भी मानवीय बुद्धिमत्ता कार्य करती है, दीर्घकालीन योजना बनाती है और जटिल समस्याओं पर निर्णय लेती है। और सहयोग और नेतृत्व की भावना भी मानवीय बुद्धिमत्ता में है, जिसमें टीम निर्माण करना, एक दूसरे को प्रेरणा देना और पूरे संगठन को लीडरशिप देना या मार्गदर्शन करना, ये मानवीय बुद्धिमत्ता की अनोखी अनोखी ताकत है। एआई की क्या ताकत है कि पैटर्न की पहचान करना। अलग 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 पैटर्न है, मतलब कोई बहुत लंबा, हजारों 2000 पेजेस का डेटा है। जैसे एक लास्ट 2 महीने पहले एक डेटा की पहचान गुजरात में की थी एआई ने। जो होटल्स वाले जो टैक्स चुकाते हैं, उनकी पूरी ट्रेल, उनकी पूरा जो काम करने का तरीका है, जिसको 15-20 साल लग सकते थे, वो डाटा महज एक हफ्ते में एआई ने एनालाइज किया। कितना उनका इनकम है, कितना टैक्स देना चाहिए और आज कितना दे रहे हैं, ये सब मतलब क्राइम में भी यूज होता है, अच्छे चीजों के भी लिए यूज होता है। तो पैटर्न की पहचान करना एक एआई की एक शक्ति है या एक फैसेट है। और रियल टाइम का विश्लेषण वो कर सकते हैं। हो सकता है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के अनुसार कुछ चीजें समझ में न आए, बहुत लेट हमें कुछ चीजें का समाधान या समझ में आता है, तो लाइव निर्णय लेने की क्षमता एआई के पास है। पूर्वानुमान की भी अंतर्दृष्टि, ये सब एक पैटर्न, एक पूरा ट्रेन करने के बाद, फीड देने के बाद, यह आपके लिए कुछ पूर्वानुमान भी कर सकता है कि आगे जाके क्या हो सकता है इस पैटर्न से अगर गए तो। और ऑटोमेशन, स्वचालन और विस्तार, ऑटोमेशन और उसका जो एक्सपांशन है, वो 24/7 यह आपको सर्विस उसके बारे में दे सकता है। तो जैसे पहले ही कहा है कि मानवीय बुद्धिमत्ता और एआई का विश्लेषण की ताकत, इसके इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो उत्कृष्ट परिणाम हमें मिलेंगे, जिससे तेज गति से इनोवेशन हो सकता है, बेहतर निर्णय हो सकते हैं, हमारी लागत बहुत कम आ सकती है और हमारे जीवन पे उसका उच्च प्रभाव हो सकता है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं, ऐसा है। जो भी जो भी उद्योग, आपको रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शांति बनाए रखें। जिनका भी माइक ऑन है, प्लीज उसको म्यूट करें ताकि हम आगे जा सके। इसके साथ साथ जो भी उद्योग है जो एआई से रूपांतरित हो रहे हैं, ऐसा आज कोई भी उद्योग नहीं है या हमारे जीवन से रिलेटेड कोई भी क्षेत्र नहीं है जो एआई से आज अफेक्टेड नहीं हो रहा है। जो कोई भी स्टार्टअप हो या
जीरो, जैसे जीरो एक्सीडेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, टाटा मोटर्स में था एक हमारा गोल था जीरो एक्सीडेंट, लेकिन उसके लिए बहुत ही डेटा कलेक्शन, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग चीजें थी। अगर एआई का यूज अगर तभी होता था तो बहुत हमें हमारे लिए इजी हो सकता था। तो उद्योगों में इसका यूज, एआई का यूज स्मार्ट उत्पादन में या शून्य दोष लक्ष्य के पाने के लिए हो सकता है। जैसा हमारा पारंपरिक ऊर्जा का क्षेत्र है, जैसे बायोफ्यूल्स में हम काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कैसे अनुकूल हो सकता है, उसके लिए जो डेटा कलेक्शन है, उसका एनालिसिस है और उसके आउटपुट से उसके बारे में स्टडी करने के लिए इसका यूज हो सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो आजकल बहुत बड़ी समस्या है लेबर का मिलना, सही जो पेस्ट कंट्रोल है वो सही नहीं होना, और हमेशा किसान के हाथ में बेचना, यानी प्राइस उसके हाथ में नहीं, इनपुट सब मतलब डालना फिक्स प्राइस पे है लेकिन सेल करना फिक्स प्राइस पे नहीं, बहुत चैलेंजेस है। और खेती हमेशा तो आजकल माइनस का धंधा है, तो उसको सटीक प्रॉफिट में लाने के लिए इसका एआई का यूज हो सकता है। हमारे अगर शहर देखे जाए, हमारे पुराने जो शहर थे वो भी पुरानी बुद्धिमत्ता के हिसाब से बहुत ही प्लान थे, लेकिन बीच में जो भी हो सकता है कि जो भी सिविलाइजेशन आए उनके विचार से जो भी शहर बने हैं, बहुत सारी समस्याएं उसमें है। लेकिन आज स्मार्ट शहर अगर बनाने हैं, उसका ट्रैफिक मैनेजमेंट, जल प्रबंधन और उसका स्पेसिंग, उसकी हवा, उसका प्रदूषण, उसकी ऊर्जा जरूरतें, ये सब अगर तय करना है, यूटिलाइजेशन करना है और इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो स्मार्ट शहर शहर के लिए, जैसे हमारे संभाजी नगर में भी एक स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन बना है, तो उन लोगों के लिए भी इसका एआई का यूज बहुत ही अच्छी तरह से होने वाला है। लॉजिस्टिक्स, आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन वो बनाने में, उनका कंट्रोल करने में, मेंटेनेंस करने में भी और वहां से गाड़ी चलाने में भी लॉजिस्टिक जो है, मतलब लॉजिस्टिक में खाली सरफेस ट्रांसपोर्ट नहीं, सभी तरह के ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजों का लॉजिस्टिक का जो मैनेजमेंट है उसके लिए एआई का यूज हो सकता है। स्वास्थ्य, आप तो जानते ही हमारा जो देश है दुनिया में सबसे ज्यादा लोक संख्या वाला देश है, और इन सभी लोगों का स्वास्थ्य संभालना, इनको पैटर्न को पहचानना, और सरकार को किस तरह से निर्णय लेना चाहिए कि इमरजेंसी है तो उसका मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए, या प्राइवेट लेवल पे भी क्या करना चाहिए, और ओवरऑल पर्यावरण अनुकूलनीय प्रबंधन कैसा करना चाहिए, इसके लिए भी इसका यूज हो सकता है। रिटेल सेक्टर में भी आप पैकेजिंग है या जो भी ईएजी के अंडर जो भी गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उसको पूरा करना, और गृह निर्माण हो, उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग एक एक इमरजेंसी सेक्टर है, वहां पे भी एआई का यूज आज बड़ी तरह से हो रहा है। तो देखते हैं कि किस सेक्टर में आज की डेट में, भले कल की डेट में सिनेरियो बहुत अलग होगा, लेकिन 2025-26 के इस कार्यकाल में अलग अलग सेक्टर में इसका क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है एआई का। तो जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में पवन क्षेत्र, सौर क्षेत्र या जल ऊर्जा, इसमें अगर देखा जाए, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टोरेज है, बिजली का स्टोरेज ऑनलाइन ग्रिड पे तो नहीं हो सकता क्योंकि पेरिशेबल है, लेकिन बैटरी के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं। बैटरी एक बहुत ही चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारे इनोवेशन आज की डेट में हो रहे हैं। इस सब का अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच अगर देखा जाए, मतलब जनरेशन टू स्टोरेज टू यूटिलाइजेशन, तो इसमें टेक्नोलॉजी लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, या मेंटल सेटअप जो है, मतलब आज जैसे बहुत सारे गांव में, शहरों में बिजली चोरी की भी समस्या है, स्मार्ट मीटर भी उसमें आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें ओवरऑल अगर देखा जाए, उसमें 40% इम्पैक्ट एआई का ऊर्जा बचत में हो सकता है, और वो प्रॉफिटेबल 40% डायरेक्ट बन सकता है, जिसमें सबको इनडायरेक्टली फायदा होगा, क्योंकि लाइट बिल जो ज्यादा आते हैं, किसी का यूज का जो लोड है दूसरे के ऊपर आता है, ये हमें समझना होगा। जलवायु डेटा और मॉनिटरिंग, जो हम क्लाइमेट चेंज ये जो
शब्द सुन रहे हैं, और वो जो ये जो कंसेप्ट है, ये जो फीचर आया है क्लाइमेट के संबंधित, वो बहुत पुराना नहीं है। एक मतलब एक 10-15 साल से हम इसको तो बहुत ज्यादा ज्यादा हर साल हमारा जो टेम्परेचर है समर का वो बढ़ती जा रहा है, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका प्रेडिक्शन करने के लिए, इसके संबंधित जो भी चेतावनी है वो समझने के लिए, और इसके संबंधित प्रिवेंटिव मेजर लेने के लिए सब डेटा का यूज कर अगर हम करते हैं 100%, तो हम 95% तक सटीक डेटा डेटा पा सकते हैं और हमारे लक्ष्य की ओर सही तरह से बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये कुछ विजिबल डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, एक इनविजिबल है, लेकिन इसको विजिबल डेटा फॉर्म में हम लाके इसके लिए जो भी कुछ काम करना है वो हम समझ सकते हैं, और विद इन टाइम, रियल टाइम में इसको हम कर सकते हैं। आपूर्ति श्रृंखला में इसका जो इम्पैक्ट है 25% तक आज की डेट में बताया गया है। क्योंकि ट्रेसेबिलिटी, हमारा माल कहाँ पहुंचा है, इन्वेंट्री कितनी चाहिए। मैं जब गुडलास नेरोलैक पेंट्स में था, तो एक ही हमारा सप्लाई था, टोयोटा मोटर्स बेंगलोर में। अ, तो टोयोटा कंपनी हमारा जो पेंट है हर रोज मंगाती थी। वो ज्यादा इन्वेंट्री रखते ही नहीं थी डेली बेसिस पे। उनका मतलब नियम ही ऐसा था कंपनी का, इन्वेंट्री कम से कम रखो, और इन्वेंट्री का जो बर्डन है वो हम पे ज्यादा नहीं आना चाहिए, मिनिमम इन्वेंट्री। तो उसके लिए सब सप्लाई चेन जो भी थी बहुत केयरफुल रहती थी। और बाकी जगह पे देखे जाए तो महीने महीने की इन्वेंट्री हम रखा करते थे। तो सोच है हर एक की कि किस तरह से हमें आगे जाना चाहिए। और आज की डेट में तो सब लोग स्मार्ट बन गए हैं इसकी वजह से। और जो भी लॉजिस्टिक है या इन्वेंट्री है या फाइनेंस का जो प्रबंधन है, इसकी वजह से बहुत ही सटीकता से कर पा रहे हैं। और इस श्रृंखला आपूर्ति में जोखिम का प्रबंधन जो है, मतलब जो भी अपनी वैकल्पिक योजना है, और जो भी प्रॉब्लम आने वाले हैं उसमें वो पहचान के इस आपूर्ति श्रृंखला का मैनेजमेंट हम एआई के माध्यम से और मानवीय बुद्धिमत्ता का दोनों का कंबाइंड फ्यूजन करके सॉल्व कर सकते हैं। परिपत्र अर्थव्यवस्था मतलब साइक्लिक रिसाइकल वाली इकोनॉमी जो है, पुनर्चक्रण वाली, उसको समझना। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बोला कि 3.4 अरब टन कचरा हर दिन तैयार होने वाला है 2050 तक। और पृथ्वी के लिए, जैसे किसी महानुभाव ने कहा है कि पृथ्वी के लिए पर्याप्त चीजें है। किसके लिए? मानवीय सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए, उसके लग्जरी के लिए नहीं। हम हमारे लग्जरी की वजह से बहुत सारा कचरा तैयार कर रहे हैं। ये कचरे का क्या होने वाला है? उसकी आफत हमारे ऊपर ही आने वाली। इसलिए साइक्लिक इकोनॉमी है, उसका आज से ही सोचना हमें बहुत जरूरी है। जिसमें हम आ, शून्य रेसिड्यू, यानी जो भी कचरा है वो शून्य तैयार हो, और अच्छी तरह का उत्पादन का विस्तार हो। जो भी रॉ मटेरियल से लेके फाइनल गुड्स तक है, बहुत सारा मतलब जीरो हमारा कचरा निर्माण हो। इसमें डिजाइन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। डिजाइन ही हम ऐसे बनाए कि कोई भी कचरा बन न सके। और उसका ओवरऑल अगर इम्पैक्ट अगर देखा जाए एआई के हिसाब से, तो हम 70% तक इसका इम्पैक्ट आज पा सकते हैं एआई के माध्यम से, एआई प्लस मानवीय बुद्धिमत्ता के माध्यम से। खाली एआई नहीं, क्योंकि खाली एआई या खाली मानवीय बुद्धिमत्ता ये नहीं प्राप्त कर सकते, कॉम्बिनेशन ही चाहिए। आने वाले दिन में हम आजकल देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे पानी यानी बारिश बहुत ही कम होती है, कहीं पे बहुत ही ज्यादा होती है। तो जल का प्रबंधन है वो सही ढंग से करना, उसकी मॉनिटरिंग, लीकेज की पहचान और वर्षा जल का संचयन, इन सभी चीजों में 35% तक हम इम्पैक्ट एआई और मानवीय बुद्धिमत्ता के साथ ला सकते हैं। हमारा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है बायोफ्यूल के लिए, जो हमारा रॉ मटेरियल है या जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो भी है, क्योंकि हमारा देश जो है, सभी लोग बोलते हैं कि हमारा देश, बोलते हैं और है भी, कृषि प्रधान देश है। जहाँ पे 70% फार्मर से लिंक्ड सब लोग है।
तो इसमें प्रेडिक्शन करना, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जो भी आने वाली चीजें है, या फसल का स्वास्थ्य है, मिट्टी का विश्लेषण है, सिंचाई के अलग अलग टेक्निक है, और कितनी पैदावार इस साल होने वाली है उसका पूर्वानुमान करना, गवर्नमेंट लेवल पे भी उसके लिए प्लानिंग बनाना। इसका अगर यूज अगर किया तो 30% पर तक हम उपज में वृद्धि ला सकते हैं। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग में भी हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा लॉस है। फल और सब्जी का अगर देखा जाए तो बहुत बड़े लॉस हमारे यहाँ पे ओनली आज के डेट में भी ओनली 5% प्रोसेसिंग हमारे यहाँ पे होता है। बाकी का डायरेक्ट कंजम्पशन होता है और बाकी का जो भी बचा है वो वेस्ट में चला जाता है। बहुत सारे सब्जी मंडियों में आप देखोगे तो टन्स ऑफ टन्स कचरा आपको दिखेगा जो यूज नहीं होता है। जैसे हम कोई भी सब्जी लेके जाते हैं, एक्चुअल अगर 1 किलो अगर सब्जी हम किसान ने मार्केट में लेके गया तो उसमें से खाली मुझे लगता है कि एक 40% तक सब्जी हमारे प्लेट में आती है, बाकी का पूरा वेस्टेज जाता है। वही अगर डिहाइड्रेट किया उसको रेडी टू मतलब कुक रहेगा तो ये टेक्नोलॉजी से हम उसका जो कचरा है, जो हमारा कार्बन फालतू में शहरों में जा रहा है वो हमारे खेती में जा सकता है। तो ओवरऑल जो भी प्रबंधन है कृषि क्षेत्र में वो हम एआई के माध्यम से ला सकते हैं। स्मार्ट शहर शहर जिसका मैनेजमेंट ऊर्जा के लिए हम 20% तक उसमें इम्पैक्ट ला सकते हैं। ट्रैफिक हो, स्मार्ट ऊर्जा ग्रिड हो, या हरित बुनियादी जो भी ढांचा हो शहर का, ओवरऑल इसका डिजाइन, इसका मॉनिटरिंग और इसका एग्जीक्यूशन, इसमें भी हम बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन, जो अभी मैंने 2 बार कहा कि कचरे का प्रबंधन हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे तो आजू बाजू में सभी तरफ हमें कचरा ही दिखेगा। हमारे हाईवे दिखेंगे, उसके बाजू में कचरा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। और उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे बहुत अलग अलग व्याधि के माध्यम से, रोग के माध्यम से होगा। तो इसलिए आज ही हमें जगना होगा और कचरे का प्रबंधन जो है स्मार्ट तरीके से हमें करना होगा। सॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे घरों में से ही सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी महानगर पालिका है जहां पे कचरे का सॉर्टिंग, ओला कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा, सूखा कचरा, इस तरह से किया जाता है। कई जगह पे 6-6 जगह पे होता है। प्रगत देशों में जाओ तो वो 6-8 टाइप्स में कचरे का सेपरेशन होता है। तो हमें जरूरत है इस चीज को समझने के लिए। सॉर्टिंग भी सोर्स पे सॉर्टिंग होना जरूरी है और रिसाइकलिंग होना उसका जरूरी है। और कचरे से ऊर्जा, ये सब्जेक्ट हमारे लिए नए नहीं, बहुत बार हम सुन चुके। जैसे इंदौर में भी एक प्लांट लगा है, बहुत सारे जगह पे जो शुगर फैक्ट्री है, मोलाइसिस से आज इथेनॉल बना रहे हैं या सीबीजी भी बना रहे हैं। तो कचरे से ऊर्जा, कचरे से रिसाइक्लेबल रॉ मटेरियल, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। और इस सब चीजों को करने के लिए मानवीय बुद्धिमत्ता और एआई का यूज हम बड़े सटीकता से कर सकते हैं। कार्बन निगरानी, नेट जीरो की तरफ हम 2050 का लक्ष्य हमारे देश ने, पूरे विश्व ने भी रखा है। तो इसके लिए जो भी पैरामीटर है या जो भी सिस्टम्स हमने डिजाइन की है, जैसे ईएचजी भारत सरकार की जो भी संस्था है, टॉप लेवल पे जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, तो उसके तहत जो ईएसजी की ऑडिट हम आज कर रहे हैं, मतलब टॉप 1000 कंपनी में आज तो ऑलरेडी ऑडिट हो रहा है, लेकिन उसका कैस्केडिंग नीचे नीचे भी आ रहा है। और भविष्य में हम देखेंगे कि कोई भी स्कूल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी छोटा संस्थान हो, उनको ईएसजी ऑडिट को फेस करना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, ईएसजी का कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी का भी सत्यापन करना पड़ेगा, जिससे क्रॉस ऑडिट करते हैं या जिससे विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़े। और नेट जीरो जो रोड मैप है, हम उसकी तरफ सटीकता सही ढंग से जा सके। तो इस पूरे रोड मैप में अगर हमें सक्सेसफुल तरह जाना है, सक्सेसफुली जाना है, तो हमें इस टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस मानवीय बुद्धिमत्ता। पूर्वानुमान विश्लेषण, तो जैसे मैंने बताया कि एनवायरनमेंट के बारे में हो, या कृषि उपज के बारे में हो, या मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट बढ़ाने की बात हो, तो उसमें जो भी फैक्टर है, उसमें क्या क्या फैक्टर है। एक ड्राइविंग फैक्टर है।
सस्टेनेबिलिटी को प्रभावित करने को के जो भी डिफरेंट कारण है उस पर्टिकुलर उद्योग समूह के, उसको जानना, उसके लिए विभिन्न नीतियां बनाना और उसके आधारित व्यापक कार्यप्रणाली बनाना, और जिसका सटीकता दर होगा 85% तक सक्सेस रेट, तो इसका सब विश्लेषण इसके माध्यम से हो सकता है। अभी एक चीज आती है जो मानवीय बुद्धिमत्ता में है कि नैतिकता। गवर्नेंस तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ नैतिकता भी जरूरी है, क्योंकि नैतिकता अगर नहीं रही तो कुछ कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो अ, गलत लोगों के पास नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसलिए डेटा की गोपनीयता रखना, उसमें पारदर्शक जितनी चाहिए उतना पारदर्शकता लाना, लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना और एक समावेशी न्याय व्यवस्था बनाना, ये भी इसका एक फैसेट है। और इसको भी फॉलो करना मानवीय बुद्धिमत्ता के साथ ये जरूरी है। तो जो भी यूज है इसका, इसी सब चारों भी चीजों के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब अगर एआई से मिलता है तो किसी भी तरह से उसका यूज करें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्राइम भी हो रहे हैं या हैकिंग भी बहुत हो रहा है, जो गलत कारणों में गलत कामों के लिए यूज हो रहा है। तो इसीलिए कुछ फिल्टर्स भी लगाए जा रहे हैं, या प्राइवेट संस्थान हो, बैंक्स हो या गवर्नमेंट हो, तो उसका भी केयर बहुत अच्छी तरह ले रही है कि इसका गलत उपयोग ना हो। अभी जो स्किल है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट भी बना रही है, तो स्किल में कौशल और क्षमता निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोई भी चैंपियंस बनाने हैं इस चीज को लेके, एआई प्लस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए, तो उसमें आंतरिक विश्लेषण जरूरी है। उसके बाद कंटिन्यूअस लर्निंग, हमारे मतलब सभी, अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो एक 4 स्टेप प्रोसेस होगा। उसमें कुछ चैंपियंस होंगे, वो कंटिन्यूअस लर्निंग कराएंगे, क्रॉस फंक्शनल टीम को ट्रेनिंग देंगे, उसका सिंक्रोनाइजेशन कैसा होगा, उनका वैयक्तिक टीम का क्या काम क्या होगा, और पूरा लिटरेसी लाके एक एक बुनियादी ढांचा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तैयार करेंगे, जिसमें एआई का कौशल और क्षमता निर्माण उस ऑर्गेनाइजेशन में हो पाएगा। तो इस तरह से हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं कि एक इस इस इनोवेशन के लिए या इस बदलाव के लिए कुछ दृष्टि निर्माण करना, हितकारी जो भी हमारे ध्येय है उसके उससे जुड़ाव तैयार करना, पायलट परियोजना तैयार करना, उसके साथ साथ उसकी व्यापक नीति बनाना, और जो भी रिजल्ट आते हैं उसमें निरंतर सुधार करना। तो हम ये इसका फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं? नीति निर्माण करना, ऑडिट और समीक्षा करना, जोखिम जो भी उसके अंदर उसके प्रबंधन को समझना, और जो भी हितकारक भागीदारी है, मतलब हम जो भी हमारी कंट्री हो या हम उद्योगों में भी हो, तो हम ऐसी भागीदारी करते हैं कि विन विन सिचुएशन चाहिए दोनों को भी। जो भी पार्टीज है इन्वॉल्व उसमें, दोनों का हित उसमें होना चाहिए। अभी देखते हैं कि व्यवसाय में इस एआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मनुष्य की बुद्धिमत्ता, इसका यूज अगर करते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन क्या होता है, और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है। 30 से 50% तक आपको लागत में कमी आएगी, 2 से 3 गुना आपको आरओआई जल्दी मिलेगा, तेज निर्णय की क्षमता आपकी हो पाएगी, और ईएसजी के जो भी आपके नेट जीरो के जो भी टारगेट्स है उसे 40% से सुधर जाएंगे, जिसमें प्रमुख सृजन के क्षेत्र है, इनोवेशन के क्षेत्र है, ऊर्जा दक्षता, कार्बन क्रेडिट और ईएसजी का प्रोग्राम जो भी है। प्रीमियम लेवल पे हम देखे जाए तो ईएसजी के लिए जो भी फाइनेंसिंग होगी, जिसमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन भी वो भी बहुत बड़े लेवल पे ईएसजी फाइनेंसिंग के लिए लायबल है, और जिसकी वजह से निवेशों का विश्वास भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ देखते हैं ईएसजी मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग। ईएसजी जो ऑडिट मैंने बोला है, बस एक 5 मिनट में खत्म करेंगे और अगले प्रोग्राम के लिए हम जाएंगे। ईएसजी
पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासन, मतलब पर्यावरण और सामाजिक हितों के लिए जो चीजें हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो ये बड़े बड़े मतलब ये उसके अंडर जो भी है फैसेट्स, कार्बन ट्रैकिंग करना, ऊर्जा खपत का रिपोर्ट, जल का उपयोग का निगरानी, इसका जो एनालिसिस करके यार सामाजिक लेवल पे जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका कल्याण कैसा हो सकता है, सामाजिक लेवल पे विकास कैसे हो सकता है, मानवाधिकार का अनुपालन कैसे हो सकता है, और आपूर्ति जो श्रृंखला है उसमें नैतिकता से कैसे काम हो सकता है, इसका अगर सही तरह से प्रशासन करना है तो बोर्ड में सभी तरह के लोग होना चाहिए, पारदर्शी रिपोर्ट होना चाहिए, भ्रष्टाचार विरोधी नीति चाहिए, सभी स्टेक होल्डर का संरक्षण होना चाहिए और जोखिम जो है उसका प्रकटीकरण होना चाहिए। इस तरह से हम एक उसका ढांचा बना के उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा देश का जो भी 2050 तक का नेट जीरो, मतलब कार्बन उत्सर्जन पूरा जीरो हो जाएगा, नेट जीरो का वैसे तो 2070 तक का लक्ष्य है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 250 तक उसको लाया गया है। तो धीरे धीरे हर साल, अभी आज के डेट में 10% का ही टारगेट है हमारा, 2017 28 27 28 तक 30% तक, फिर 2030 32 तक 60%, और 2050 तक क्योंकि आपको पता है 80 85% मार्क्स लाना बहुत इजी, लेकिन उसके आगे अगर जाना है तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह से आगे का जो टारगेट रहेगा वो बहुत ही टफ रहेगा और उसके लिए बहुत सारे प्रयास हमें करने पड़ेंगे। क्लाउड आधारित जो इनोवेशंस हो गए, जो हमारा डेटा है, क्योंकि डेटा इज गोल्ड टुडे, इट इज ओनली, क्या बोल सकते हैं, हमारी वो संपत्ति है। तो डेटा के अलग अलग जो है मतलब फैसेट्स है, आईओटी सेंसर्स, उपग्रह का डेटा, ईआरपी सिस्टम, एंटरप्रेन्योर्स रिसर्च जो प्रोग्राम होते हैं, एआईएमएल का डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनके तरफ इनका स्टोरेज डाटा, और एप्लीकेशन परत पे ईएसजी डैशबोर्ड है, निर्णय में जो सहायता लेने वाले टूल्स है और रिपोर्टिंग के जो टूल्स है। तो इसमें सभी चीजों में एआई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से इनोवेशंस हो सकते हैं। आज ये थोड़ा हेवी लग रहा होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे या लॉजिकल लेवल पे हमें ये समझना होगा कि ये सब चीजों की हमें जरूरत है। इसमें जो भी हितैषी है उनका मैनेजमेंट कैसा होगा, निवेशक लेवल पे, कर्मचारी लेवल पे, ग्राहक लेवल पे और सरकार लेवल पे अलग अलग इनकी जरूरतें है। और ये जरूरतें इस मानव बुद्धिमत्ता और एआई बुद्धिमत्ता के तरफ से स्पष्ट हो पाएगी और इसमें सुधार लाया जाएगा। एक व्यापक रणनीति के तहत से हम अगर देखेंगे तो रणनीतिक दृष्टि कैसी होगी, भागीदारी का जो समन्वय होगा, सिंक्रोनाइजेशन होगा, वो कैसा होगा, हमारा लाभ कैसा होगा और इसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, इसकी हमारी एक सही तरह से रणनीति इसके तहत बनाई जा सकती है। कुछ केस स्टडी है। ऑटोमोबाइल उद्योग में अगर हम देखें, इसका अगर यूज किया जाए तो ऊर्जा खपत 28% होगी, कार्बन उत्सर्जन 35% तक घटेगा, और टोटल ओवरऑल 4.5 करोड़ की जो बचत है वो होगी, और एआई रेटिंग में भी सुधार होगा। स्मार्ट निर्माण में अगर हम देखे जाए तो दो जो है जो डिफॉल्ट्स रहेंगे उत्पादन में 60% कम हो गए, ऊर्जा का जो उपयोग है 32% तक कम होगा, आपूर्ति श्रृंखला जो है 40% मोर स्मार्ट बनेगी, और निवेश पे 2.8 टाइम्स अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में अगर देखा जाए तो जो भी ग्रिड की सुधार है, ग्रिड में आज लॉस बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा लॉस है, वो 45% तक कम होगा। बैटरी की लागत जो है, हमारे आज भी बैटरी की कीमत बहुत है, उसमें 25% कम होगी। आ, मुआवजा भी, मतलब कार्बन क्रेडिट है वो अच्छा मिलेगा, और प्रति यूनिट की जो लागत है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट वो भी कम होगी। स्मार्ट कृषि बहुत उसकी जरूरत है, बहुत ही चैलेंजेस इस क्षेत्र में है। हर रोज किसान अपनी खेती करना छोड़ रहे हैं, वो करना ही नहीं चाहते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि बहुत ही लॉस है आज कृषि क्षेत्र में देखा जाए तो। क्योंकि हमारे जो कृषि जो है या खेत है बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटे हैं, और इंडिविजुअल किसान जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस नहीं कर सकता है। इसमें अगर स्मार्ट कृषि
एआई और मानवीय बुद्धिमत्ता के साथ उसकी प्रणाली अगर लाई जाए तो जल उपयोग कम हो सकता है, उपज में वृद्धि हो सकती है, कीटनाशक जो यूज है वो बहुत ही कम हो सकता है। कुछ ऐसी प्रणाली है कि वहां पे केमिकल कीटनाशक के यूज की जरूरत ही नहीं है। अब किसान की आय 25% या उसके ज्यादा भी बढ़ सकती है। अलग अलग क्षेत्रों का अगर एक साथ किया जाए, बहुत सारी चुनौतियां हैं और समाधान है। तो अ, छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करें, डेटा गुणवत्ता को पहले समझे और उसके परिवर्तन में निवेश करें। एक मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो भविष्य की एआई प्रणालियां क्या होगी, किस टाइप की एआई की डिफरेंट डिफरेंट प्रणाली होगी। स्व सुधार के लिए एआई यूज कर सकता है, और कुछ चीजों के सिमुलेशन के लिए, मतलब ये चीज भविष्य में कैसे होगी उसका सिमुलेशन करके देखना, ये मॉडल कैसा होगा, ये चीज कैसे बिहेव करेगी, उसका अगर पूर्वानुमान करना है तो उसको डिजिटल ट्विन कह सकते हैं। ऑटो एजेंट मतलब ऐसा एजेंट, मतलब हम ऑफिस में देखते हैं ना कि पर्सनल असिस्टेंट, वो उस तरह से पर्सनल असिस्टेंट एआई आपका बन सकता है। और वो 24/7 काम करेगा। आज के डेट में भी एआई असिस्टेंट बहुत है, बहुत जगह पे बैंकों में हम कॉल करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो एआई जनरेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो हमें जवाब देते हैं। उसी तरह हम बहुत क्षेत्र में इसका ऑटो एजेंट का यूज कर सकते हैं। और फेडरेटेड लर्निंग में मतलब उच्च स्तर पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसका डेटा का संरक्षण कैसा करना है, उद्योग स्तर पे एक दूसरे को सहयोग कैसा करना है, ये भी क्षेत्र हो गए। फिर कृषि क्षेत्र में भी तो ऑलरेडी यूज किया है, लेकिन इस सब चीजों में कुछ सेफ्टी के साथ भी हमें जाना पड़ेगा। फिर एटो आने भविष्य में आने वाली जो चीजें हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सबसे एआई के बाद आएगा क्वांटम कंप्यूटिंग। ये आने वाला एक बहुत बड़ा परिवर्तन का युग होगा। एज एआई, जनरेटिव एआई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का ट्रेसेबिलिटी उसमें आता है। फिर ग्रीन एआई और बायो एआई जो कृषि क्षेत्र में या बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाला है। उसमें जोखिम और उसके समाधान यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं कि इसमें डेटा गोपनीयता का उल्लंघन अगर होगा तो उसका प्रभाव बहुत उच्च हो सकता है। अ, त्रुटियां मध्यम टाइप की होगी। साइबर हमले की बहुत बड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हमें उसके लिए सिक्योरिटी जो भी है वो बनाना पड़ेगा। और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी लेवल पे अप्रचलन जो होगा मध्यम रिस्क है। कर्मचारी का प्रतिरोध भी मध्यम है, इसलिए ट्रेनिंग देना, उनको समझाना बहुत ही जरूरी है। ये सारी इसमें चुनौतियां हैं, लेकिन उनके समाधान भी है। क्योंकि हमें हर लेवल पे अगर कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो वो सबके साथ साझा करके उसका समाधान लाना होगा, सबको समझाना होगा, और उसमें परिवर्तन लाने के लिए उसका मैनेजमेंट करना होगा। अंत में यही कह सकते हैं कि यू आर द ओनली स्मार्ट पर्सन इन द रूम टील। क्योंकि एआई का बुद्धिमत्ता का यूज अगर किया भी, लेकिन आपको डिसाइड करना है आप एआई को लीड करेंगे या एआई के लिए आप काम करोगे। क्योंकि एआई को हावी नहीं होना देना है, लेकिन आपके लिए उसको काम करना होगा एआई के लिए। अगर आपके लिए एआई काम करता है तो नैतिकता से करेगा, और जो भी आपके गोल से वो सटीकता से आगे जा सकेंगे। तो कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की 90 दिनों की जो भी कार्य रचना होगी तो किस तरह से होगी। एक बेस लेवल तैयार करना, पायलट प्रोजेक्ट तैयार करना और स्केल अप की तैयारी करना। तो इस तरह से उसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स है उस पे काम करना और आगे जाना। तो एक बेहतर भविष्य के लिए मानव और एआई की साझेदारी सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से काम करेगी। हमारे जो भी ईएसजी लक्ष्य है, उसको पूरा करेगी। नेट जीरो के लिए 2050 तक हमारी जो संकल्प है उसका हमारा जो संकल्प है उसको पूरा करेगी। और हर दिन एक कदम अगर रखे तो हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज भी इम्पोर्टेंट है और हमारा कल भी इम्पोर्टेंट है। तो आज से शुरू करना हमारे लिए जरूरी है। और अगर इसको साथ में हम यूज करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए
5 मिशन और 17 शाश्वत गोल है, उसको हम बहुत ही इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो यही था एआई के बारे में जो भी मेरी समझ है, अ, उसका एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण, जिसमें मैंने 50% तक एआई का यूज भी आज पहली बार किया है। और कुछ जैसे मानवीय रिसर्च है या कुछ जो भी समझ है उसका भी यूज किया है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन करना बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद है इसका आपको जरूर कुछ ना कुछ यूज होगा। और इसके साथ बढ़ते हैं अगली सेशन की ओर। बुलाते हैं कुछ फीडबैक के लिए वन बाय वन आप सबको। आ, सतीश जी है क्या आज जुड़े हुए? सतीश पड़वे सर नहीं है? हाँ, ठीक जुड़े है, हुए। जुड़े हुए। सतीश सर अगर आप है तो फिर 2 शब्द आपका फीडबैक दीजिए। शायद नहीं दिख रहे। ठीक है राजेश सर, आपको रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक भी दे दें और जो भी मार्गदर्शन है हमें प्रदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद जी। जुड़े ही थे सतीश जी, लेकिन शायद लगता है वे भी थोड़ी देर पहले ही निकल गए। ठीक हाँ है। हाँ। सबसे पहले बहुत ही मुबारकबाद हो कि फिर से आपने अच्छा सेशन लिया है, और खास करके उस वक्त में जबकि मैं इस फील्ड में कुछ वर्किंग कर रहा हूँ, खास करके एमसीएल के लिए, कि एमसीएल के लिए कैसे एआई इस्तेमाल हो सकता है। कि मैं परिकल्पना कर रहा हूँ कि बायोकोल के लिए एसओपी में रेडी कर रहा था, या बायो सीएनजी के लिए, एमएसपी प्रोजेक्ट के लिए। हाँ, खास करके जो है ना, अगर हम प्रत्येक 5,000 परिवार पे, हम 1,200 तहसीलों में हैं, और प्रत्येक 5,000 परिवार पे एक जो है ना केंद्रीय उद्योजक, जो कि एमवीपी का नया नाम होगा, तो उसको 100 करोड़ का टारगेट है। तो 100 करोड़ के टारगेट को अगले 3 साल में कैसे अचीव किया जाए, तो कैसे डेटा कलेक्ट होगा, कैसे जो हम उसको एनालाइज करेंगे। अगर बायोकोल का हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हम तो इंडिया लेवल में पहले साल ही 200 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कौन जो ज्यादा जो है उसके अंदर कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कहीं कोई कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कुछ गलत चीजें तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों को ट्रैकिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एआई बहुत जरूरी है। क्योंकि एआई रहेगा तो वो अलर्ट हमको दे सकता है, हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए प्रॉपर जो कहीं के जो है अलर्ट कर सकता है। तो ढेर सारे अलर्ट होते हैं, कहीं प्रोडक्शन कम हो रहा है या जो भी चीजें हैं, तो हर जगह पे एआई का इस्तेमाल खास करके एमसीएल में बहुत होने वाला है। उसकी बारीकी से जानकारी हमें बहुत जरूरी है, जो आपने आज आपको दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात करना चाहूंगा कि कल है मंडे, जैसे डॉक्टर श्याम गुलाब ने कहा था कि जिसका हमें था इंतजार, तो वो बंदा भी आ गया है, वो घड़ी भी आ गई है। और हम इसी वीक फंड रिसीव करके तेजी से हम ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करेंगे। तो आप तैयार रहिए। कहीं ना कहीं ह्यूमन वर्सेस एआई नहीं है, ह्यूमन प्लस एआई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो है ना हमारे पास जो है ना एआई एक डॉक्टर श्याम गोलब के रूप में, फंडिंग के रूप में जो आ रहा है, तो हम और वो दोनों मिलके कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की तरफ हम काम करेंगे। बहुत से लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जैसे आज की ही बात पकड़ लूं, तो श्रवण माने जी का जो एमसीएल ने गाड़ी दिया था, वो गाड़ी जब्त कर ली गई है, सीज कर दी गई है। ये अफवाह है, झूठे झूठे अफवाहें ऐसे आती रहेंगी। तो प्लीज इस पे ध्यान न दें, और ऐसी चीजें चलती रहेंगी। और हमें इस हफ्ते से अपने ग्राउंड लेवल पे काम करना शुरू करना है, किसी की बातें सुनना नहीं है, बस हाथी की तरह मस्त अपने अपने जो है ना चीजें में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद वंस अगेन कि एआई के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके फीडबैक के लिए और स्टेटस बताने के लिए। हमारे साथ हमारे साथी उद्योजक है पराग शिंदे जी, जो ऑलरेडी बहुत ही बड़े संगठन के साथ है प्रैक्टिकली। तो उनके लिए इस चीज का यूज कैसे होगा सर, आप 2 शब्द बताइए। दोस्तों नमस्कार। शांताराम सर, आपने एआई के बारे में बोला, एकदम बढ़िया बात है। हम्म। ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग एआई को साथ लेकर कुछ काम कर रहे हैं। हमारा जो एआई का बॉट है वो आर्या एजी ऐसा एक कंपनी है एग्रीकल्चर बेस्ड, उन्होंने एआई बनाया है। हेलो। यस सर, यस, आपको सुनाई दे रहे हैं, सुन रहे हैं हाँ, सर हम। हम्म। हमें ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंड किया गया था कि आप उनके साथ जुड़िए, तो आपके सारे किसानों का पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्री हार्वेस्टिंग दोनों का रिकॉर्ड उसमें मेंटेन होगा, और आगे चल के उसका वाकई में हमको फायदा मिल रहा है। हम्म। बस यही कहूंगा कि सब लोग ह्यूमन प्लस एआई इज इक्वल टू हम्म। प्रॉफिट, ये अपन श्योर कर सकते हैं। थैंक यू सर।
धन्यवाद पराग जी। बहुत ही सही ढंग से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो, और खुशी है कि आप ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हो एआई के साथ और मानवीय बुद्धिमत्ता के साथ। थैंक यू सर। मैं मिताली माने मैम को इनवाइट करूंगा, जो बहुत ही समझदारी से इस सब चीजों को ले चल रही है और हमें हमेशा गाइडेंस भी करती है। मिताली माने मैम, दो शब्द Yes, आपके। sir. Thank you, sir. Good evening, everyone. या ये एआई आज के टाइम पे एआई बहुत ही टाइम सेविंग और एक्यूरेसी, ह्यूमन कैपेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए और सब फील्ड में यूज हो रहा है। और उसका भी प्रॉज एंड कॉन्स है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अच्छे तरीके से हम लोग यूज करेंगे तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। और सस्टेनेबिलिटी में ह्यूमन और एआई मिल के काम करता है तो स्मार्ट आइडियाज आएगा, काइंडनेस और बेटर ग्रीनर इस पे काम करने के लिए मदद होगा। तो मुझे लगता है आज का आपका सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था एज यूजुअल। तो थैंक यू सर। धन्यवाद मैम हाँ आपके जी। गाइडेंस के लिए। थैंक यू। Thank you, sir. विनोद आगाव सर, दो शब्द बोलिए। विनोद जी। हम्म, धुरेंद्र राय सर। धुरेंद्र राय सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका अ, आज का ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक था और बहुत आसानी से आपने इसको समझाने का प्रयास किया है, और अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या इस्तेमाल है वो बहुत आपने डिटेल में जानकारी दी है। ये सुन समझ के अच्छा लगा। अभी तो हम लोग इस पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि और लोग काम कर रहे हैं, तो भविष्य में जैसे हम लोग का काम स्टार्ट होगा तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और आपने इसको एडवांस में जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बिल्कुल सर, बहुत मतलब एक सही पॉइंट को आपने पकड़ा है कि हम काम नहीं कर रहे, आजू बाजू के काम लोग काम कर रहे हैं। आग लग चुकी है सर, हमारे घर में भी आएगी। फायर फाइटिंग हमें पहले ही रखनी पड़ेगी। हर हर आदमी को इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के आने वाला है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो हमें करना ही होगा। तो जरूरत है जितना हो सके हम इसको समझें और आगे जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। या सुरेंद्र यादव जी, उनके सहकारी है बिहार से। सुरेंद्र यादव सर, दो शब्द सर। जी नमस्कार सर। या यस सर। सर आज शायद नेटवर्क में दिक्कत है आपके। सर हाँ बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं। आज आपने एआई के विविध आयामों को बहुत ही सहजतापूर्ण, वही जो है आज का, जी जी, क्रुशियल है आज के समय के लिए, और है, और इस आप उसका ये सर, ये समझ पा रहे हैं कि आप समझ गए कि बहुत क्रुशियल है, यूज करना चाहिए, और ऑलरेडी आपने बहुत ही टैक्सेशन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो आप इसको समझ सकते हो। थैंक यू सर। आपके आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, लेकिन हम समझ चुके। थैंक यू सर। संग्राम डुबुकवाड़े सर, दो शब्द बोलिए सर। गुड गुड इवनिंग सर जी। सब सब वैरियर को नमस्ते। सर आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा है सर, क्योंकि किसानों के साथ में अगर ये जाएगा ना, तो जैसा सर ने कहा है कि ये सब जैसे कि किसानों को सीखने के लिए जो नया नया चीज़ है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसके वजह से हम लोग है ना, तो हम लोग उनके साथ में खड़ा रह के, जैसे अभी अभी देखिए टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रहना पड़ेगा। जैसा ये आया है ना, तो उसके उस ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। तो एमसीएल के लिए तो और सही मौके पे आया है। और अपना फंडिंग का भी काम कल से स्टार्ट हो रहा है जो भी है। और ये सब चीज़ सबके लिए बहुत अच्छा है सर। और हम सब एमसीएल के साथ में हैं। और आप हम सब धन्यवाद देते हैं सर। थैंक यू सर जी। धन्यवाद सर। आ, संभाजी दुबे सर, दो शब्द बोलोगे? संभाजी। सर आवाज आ रही? हाँ बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार।
आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा बताया आपने। और आने वाले दिनों में आपने सभी को एआई की जरूरत पड़ने वाली है। थोड़ा गाड़ी पे हो सर, ठीक इसलिए। है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। आ, दिनेश जी, कापड़वन से रिक्वेस्ट है सर, 2 शब्द बोलिए। दीनशा है, दिनेश जी, सॉरी मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। कापड़वन से जो हमारे सहकारी है, उनको रिक्वेस्ट करूंगा मैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर अभी दिग्विजय का जो दिल का दौरा पड़ गया तो हम भी थोड़ा निश्चित से और एमसीएल का काम जल्दी हो जाए इसी भगवान पासे मांगनी करते हैं। बिल्कुल सर, ये तो होना चाहिए। यस, यस, होना चाहिए। और उनके परिवार के साथ, उनके तहसील के साथ आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे, और हम भी आगे जाएंगे। जो कि सभी ने सपना देखा है, इंक्लूडिंग दिग्विजय और उनके फैमिली ने। तो हम सब उनको उसको आगे लेके जाएंगे। तो यही हमारा एक सच्चा काम होगा, सबको आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सर। आ, उसके बाद गणपति नरे सर है। 2 शब्द सर, गणपति नरे सर। आ, और कोई बोलना चाहता है? चंद्र चंद्रशेखर पारदी सर है शायद। बोलोगे सर 2 शब्द? क्योंकि रिक्वेस्ट है आप सबको कि आपने नाम से जुड़िए। क्योंकि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, हम सबके फायदे के लिए, या ओवरऑल सबके लिए, कोई भी हो सोच, कोई भी मतलब एमसेल के साथ हो नहीं हो, वो चीज नहीं है। दुनिया में जो चल रहा है उसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो विचारों के आदान प्रदान उस लेवल पे हो तो अच्छा रहेगा। बाकी आपसी मतभेद हो या कोई छोटी छोटी प्रेजेंट चीजें हो, उसको लेके बैठना तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होगा। अगर एक साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और कोई बोलना चाहता है? सदन शर्मा है क्या? सदन जी, आप बोलोगे 2 शब्द? मल्लिकार मल्लिकार्जुन हरिहर सर। ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी बोलने वाले अपने श्रोता थे, लिसनर थे, हमारे पार्टिसिपेंट्स, तो उनका हो गया है। और टाइम भी समाप्ति की ओर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश जी को इसको क्लोजिंग करने के लिए, और फिर हम इसको समाप्त करेंगे। राजेश जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देना एआई के बारे में। और इस वंडरफुल जो है ये प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और बाकी ये इवेंट जो है ना, सभी लोग जो सम्मिलित इसमें हुए और सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया और अपने अपने कुछ बातें इसमें रखी। तो ये प्रोग्राम इसीलिए है कि संतराम घेर जी जो इसके जो है ना कार्यकर्ता है, तो वो कहीं के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और कहीं के हमको अपनी बातें कहने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो जरूरी है कि उस विषय में एक जो एनालाइज करके हम कुछ अपने बातें रखें और अपने 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 खुद की बातें भी यहाँ रखें इसलिए प्लेटफॉर्म में। तो ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोग के लिए है। आप लोग इसके लिए जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से अगले रविवार को एक नई चीज सीखने के लिए फिर से संतराम घेर जी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। यही प्रोग्राम भी समाप्त हुआ। नमस्कार।